हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम एआरटी रेगुलेशन बिल के बारे में बात करेंगे जो कि रिसेंटली लोकसभा ने पास किया है। अभी लोकसभा राज्यसभा के सेशंस चल रहे हैं तो अभी काफ़ी सारे बिल पास होंगे, तो उनके बारे में भी हम लेक्चर लेकर आएंगे, तो इसके लिए जुड़े रहिएगा। ये लेक्चर सरोगेसी बिल और एआरटी रेगुलेशन बिल से रिलेटेड है। इसमें हम इनसे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको मजा आएगा सुनने में, क्योंकि आपको स्टोरी की तरह सुनना है, कुछ भी याद नहीं करना है और बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं और हम मूवी से रिलेट करके पढ़ेंगे, जिससे कि आपको सब कुछ ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। चलिए बात करते हैं इस बिल के बारे में। आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको मेरे वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएंगी। इंस्टा पर आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियो अब अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए बात करते हैं पहले तो इस न्यूज़ के बारे में। तो क्या हुआ, 1 दिसंबर को लोकसभा ने पास किया एक बिल। ये बिल क्या है? ईआरटी रेगुलेशन बिल, या ईआरटी का फुल फॉर्म क्या है? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 2020 ये पास किया गया। ये इस बिल में क्या प्रोविजंस हैं? इसमें प्रोविजंस हैं फॉर द सेफ एंड एथिकल प्रैक्टिस ऑफ ईआरटी सर्विसेज इन इंडिया। जैसे कि टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा करते हैं या किसी भी फर्टिलिटी में प्रॉब्लम आती है, तो किसी भी तरह से अगर मेडिकल ट्रीटमेंट लेते हैं तो ये जो ईआरटी ट्रीटमेंट जिसके अंदर आते हैं वो ट्रीटमेंट क्या होते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो उसका सेफ और एथिकल प्रैक्टिस हो सके, इसके लिए ये प्रोविजंस बनाए गए हैं। अभी कोई प्रोविजंस नहीं थे तो ये इस बिल में है। ओके, अब इससे पहले 2019 में 5 अगस्त 2019 को भी लोकसभा ने एक बिल पास किया था। जो क्या था? वो एक अनदर सेफगार्ड था, रिप्रोडक्टिव राइट्स ऑफ वुमेन। किस तरह से सेफगार्ड करता है ये एक सरोगेसी बिल है, सरोगेसी रेगुलेशन बिल 2019। सरोगेसी या सरोगेट क्या होता है, तो इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा समझते हैं। सरोगेसी बिल 2019 में क्या है कि एक सरोगेट एक मदर होगी, एक थर्ड पर्सन होगा, दो कपल की बच्चे को अपने अंदर, मतलब उस बच्चे को पैदा करेगा, 9 मंथ तक रखेगी अंदर, ठीक है। तो सरोगेसी रेगुलेशन बिल में क्या है, एक इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट होता है जिसमें थर्ड पर्सन, कोई भी थर्ड वुमेन जो है वो एक सरोगेट मदर का काम करती है। जैसे आपने ये मूवी देखी होगी, इस मूवी में क्या होता है, अगर आपने नहीं देखी तो आप देख लीजिएगा। 2 फॉरेनर आते हैं, उनको एक बच्चा चाहिए होता है, तो वे एक हेल्दी वुमेन को ढूंढते हैं जो उनके बच्चे को पैदा कर सके, ठीक है। बाद में क्या होता है, उनको लगता है कि इस बच्चे में कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, और वो बाद में इसको छोड़ के चले जाते हैं, बोलते हैं हमें अब ये बच्चा नहीं चाहिए 5-6 मंथ के बाद। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, इस वुमेन के राइट्स का क्या हुआ, उस बच्चे के राइट्स का क्या हुआ? ये वुमेन जो थी वो प्रेग्नेंट नहीं थी, ठीक है। तो अब ये जो लड़की है वो प्रेग्नेंट नहीं है, कोई फॉरेनर आते हैं और इस पे कौन बिलीव करेगा? इंडिया का जो कल्चर है वो भी आपको पता है। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। सेम इसी तरह से वाइस वर्सा भी हो सकता है, ये वुमेन बाद में बोले कि नहीं मुझे तो ये बच्चा चाहिए, मैं आपको नहीं दूंगी, वो भी एक दिक्कत हो सकती है। तीसरी चीज ये भी हो सकता है कि अच्छा ये वुमेन मैरिड नहीं है, एक ये दिक्कत है। तो ये सारे जो राइट्स है ना, अ, इनको बचाने के लिए इसकी डेथ भी हो सकती है। तीसरा काम ये भी हो सकता है कि इस टाइम पे इसको कोई प्रॉब्लम हो जाए इस वुमेन को, या बेबी मर जाए उसकी वजह से इसको प्रॉब्लम हो जाए, या ये मर जाए, या कुछ भी ऐसा हो जाए। तो इन सब जो राइट्स है ना उनको बचाने के लिए ये बिल लाया गया है, ठीक है। ओके, सरोगेसी इज अलाउड फॉर ओनली इंडियन मेरिट। बस अब उसमें क्या था, फॉरेनर आए थे तो फॉरेनर्स के लिए अलाउड नहीं है, कोई फॉरेनर आके इस तरह से कर जाए। अच्छा, ये रियल स्टोरी पर बेस्ड है, ऐसा सुना है मैंने। तो इस तरह से हुआ था किसी वुमेन के साथ, तो ये फॉरेनर्स के लिए अलाउड नहीं है, सिर्फ इंडियन मैरिड कपल ही सरोगेसी करवा सकते हैं, ठीक है। 2015 में एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें प्रोहिबिट कर दिया गया था सरोगेसी इन इंडिया बाय फॉरेनर्स, और ओसीआई और पीआईओ कार्ड होल्डर्स के लिए भी ये अब नहीं है, मतलब 2015 में इसको प्रोहिबिट कर दिया था। लेकिन जैसे कोई इंडियन ओरिजिन है, एनआरआई है, जो बाहर रहते हैं, इंडिया के लोग हैं, इंडियन सिटीजनशिप भी है उनके पास, पर वो बाहर रह रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए अवेलेबल है। लेकिन ओसीआई और पीआईओ कार्ड होल्डर्स नहीं करा सकते। ओसीआई पीआईओ कार्ड होल्डर्स क्या है, तो ये आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, ठीक है, इंडियन सिटीजनशिप जिनकी चली गई है या पहले थे या इस तरह की चीज, ठीक है। ओके, तो इंडियन मैरिड कपल्स ही करवा सकते हैं, फॉरेनर नहीं करा सकते। अब एआरटी ट्रीटमेंट क्या होता है? एआरटी ट्रीटमेंट एक अलग चीज होती है। ये ट्रीटमेंट जो है वो कोई भी 2 कपल करवा सकते हैं, कोई जिनको बच्चा नहीं हो रहा है, ठीक है। एंड इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी दैट इज थर्ड पर्सन इज इन्वॉल्व। जरूरी नहीं है कि आपको थर्ड पर्सन की जरूरत हो। जैसे हम टेस्ट ट्यूब बेबी की बात करते हैं कि 2 लोगों का स्पर्म और एग लेके आए, उसको फर्टिलाइज किया और फिर उसके बाद उसी
लेडी के अंदर डाल देते हैं, दोनों कपल में से जो वुमेन होती है उनके अंदर डाल देते हैं और वहीं उसकी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस या आगे वाली जो प्रोसेस है वो उसी के अंदर हो जाती है। तो थर्ड पर्सन की इसमें जरूरत नहीं होती है। एक ट्रीटमेंट होता है जिसमें जो भी कमिश्निंग कपल है वो खुद से भी करा सकते हैं, थर्ड पर्सन की हमेशा जरूरत नहीं होती, हो सकता है जरूरत हो कभी। ठीक है, ART प्रोसीजर आर ओपन टू मैरिड कपल्स। अब ये किस किस के लिए हो सकता है? वो क्या था, वो इंडियन मैरिड कपल, सिर्फ मैरिड कपल ही करवा सकते हैं, वो भी इंडियन होने चाहिए। NRI वो भी इंडियन होने चाहिए, बाहर जाके रह रहे हैं वो अलग बात है। अब ART में क्या है, मैरिड कपल होना चाहिए, लिव इन में रह रहे हैं कोई वो भी करा सकते हैं, सिंगल वुमेन है वो कराना चाह रही है वो भी करा सकते हैं, फॉरेनर्स तो वो भी करा सकते हैं। मतलब कि ये ट्रीटमेंट है जो कोई भी करा सकता है। ठीक है, जैसे और बाकी सारे ट्रीटमेंट होते हैं सेम उसी तरह से। फॉरेनर्स इंडिया में विजिट करेंगे मेडिकल टूरिज्म वीजा लेकर और फिर बाद में ART ट्रीटमेंट, ART सर्विसेज यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए कोई रेगुलेट करने वाला भी होना चाहिए, तो इसके लिए बनाया गया नेशनल सरोगेसी बोर्ड। नेशनल सरोगेसी बोर्ड क्या करेगा, ये पॉलिसी बनाएगा। ठीक है, और ये सुपरवाइज करेगा कि जो पॉलिसी बनाई उन पे ठीक से काम चल भी रहा है या नहीं। कौन सी पॉलिसी, ये जो भी प्रोविजंस है उनसे रिलेटेड। ठीक है, उन पे काम चल रहा है या नहीं, इस चीज़ को सुपरवाइज करेगा। और इसको एग्जीक्यूट कौन करेगा, तो इसके लिए स्टेट बोर्ड्स बनाए जाएंगे जो इसको एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, अब ART वेल प्रोवाइड करता है, यहाँ पे फैसिलिटी है नेशनल बोर्ड की, जिसके बेसिकली इसमें पावर क्या है, सिविल कोर्ट अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। जिस तरह से हमें कोई मार देता है या हमारा कोई चोरी कर लेता है तो हम अदालत में जा सकते हैं, सेम इसी तरह से यहाँ पर भी कुछ भी हार्म होता है तो इस लॉ में, इस बिल में जो जो चीज़ें हैं उसमें कुछ भी अनफॉर्चुनेट होता है तो जा सकते हैं कोर्ट के पास। ठीक है, अब इसकी ज़रूरत क्यों है, तो इंडिया में अगर हम अभी बात करें तो सरोगेसी के लिए जो क्लिनिक्स हैं वो कितनी है, लेस देन 1000 है। और ART ट्रीटमेंट के लिए जो प्रैक्टिस चल रही है वो कितनी क्लिनिक्स में, मोर देन 40,000 क्लिनिक्स जो है वो ART प्रैक्टिस कर रही है। मतलब कि इतना सारी क्लिनिक में ART ट्रीटमेंट चलता है। तो अब काफ़ी ज़्यादा नंबर है ये, इवन वर्ल्ड में हाईएस्ट नंबर है ART क्लिनिक्स का इंडिया में। और ये मेडिकल टूरिज्म का एक की पार्ट है, यहाँ पे सस्ता हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए लोग यहाँ पे आके सरोगेसी या ये जो ART क्लिनिक जो ट्रीटमेंट है वो कराना चाहते हैं। अब ये ART ट्रीटमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो इसमें ART ट्रीटमेंट में जैसे कि कोई भी दो कपल बेबी पैदा करना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो स्पर्म और एग की जरूरत होगी, तो गेमेट डोनेशन होता है इसमें। ठीक है, स्पर्म और एग डोनेट होते हैं। दूसरी चीज़ है कि जो सीमेन लिया गया है, ये जो सीमेन लिया गया है, इस सीमेन का इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनेशन करना, मतलब उसको अंदर डालना और फर्टिलाइज करना, ये सब भी होता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस भी होती है। इन वर्टो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि अगर बॉडी के अंदर फर्टिलाइज नहीं हो रहा है, वो बेबी नहीं बन रहा है, तो ट्यूब वगैरह में भी फर्टिलाइज किया जाता है, जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी हो गया, तो इन वर्टो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं इसको, जिसको बाहर फर्टिलाइज करके टेस्ट करते हैं और मतलब फर्टिलाइज करके उसको कुछ दिन तक रखा जाता है, फिर उसके बाद उसको बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है। ठीक है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, तो इंजेक्शन के थ्रू भी किया जाता है, ये भी एक प्रोसेस है। ठीक है, ये बेसिकली यही है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है। और प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोस्टिक, इसमें क्या होता है, जैसे कि टेस्ट ट्यूब बेबी में हम क्या करते हैं कि ये जो है स्पर्म, जो दोनों का फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बाद उसको कुछ टाइम तक बाहर रख सकते हैं, उसके बाद उसको बॉडी के अंदर डाला जाता है। अब जीन तो आ गया, ठीक है, तो किसी पर्सन में लाइक मदर फादर दोनों में या किसी एक में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है, कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर है और वो लोग नहीं चाहते कि हमारे बेबी में ये आए, तो उस चीज़ को टेस्ट कराया जा सकता है और उसको हटाया जा सकता है कि ये जो प्रॉब्लम है ये हम लोग नहीं चाहते कि हमारे बच्चे में आए, तो उसके लिए भी ये ट्रीटमेंट होता है। तो ये सारी प्रोसेस होती है ART ट्रीटमेंट में। ठीक है, तो ये सब प्रोसेस होती है, क्लियर हो गया। और यहाँ पे इन वर्टो फर्टिलाइजेशन के बाद ऐसा भी हो सकता है कि सैरोगेट मदर में डाल दिया या फिर उसी पर्सन में भी। ठीक है, तो ये चीज़ तो बात की है। ओके, तो ये सब चीज़ें होती है ART ट्रीटमेंट में। इंडिया डज नॉट हैव स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स ऑफ ART क्लिनिक्स येट, अभी तक ART क्लिनिक के लिए कोई स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल नहीं थे, इसीलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज होता है कि एथिकल, मेडिकल और लीगल एस्पेक्ट्स में, ठीक है, लोगों की कि ये सब जो प्रोसेस चल रहे हैं ये इसमें लोगों की एथिकल, मेडिकल और लीगली उन लोगों को राइट्स मिल रहे हैं या नहीं, तो इसीलिए लोकसभा ने ये बिल पास किया जो कि प्रोवाइड करता है रेगुलेशंस एंड सुपरविजन ऑफ ART क्लिनिक्स और ART बैंक्स। ART बैंक क्या होते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब
तो ART बैंक क्या होता है, जैसे ब्लड बैंक होता है ना, सेम उसी तरह से ART बैंक होता है। ब्लड बैंक क्या करता है, ब्लड डोनेट करता है, ठीक है। ब्लड डोनेट नहीं करता, मतलब ब्लड कहीं से भी आता है तो ब्लड बैंक के पास रहता है, फिर ब्लड बैंक वहां से जो ब्लड है वो हॉस्पिटल्स में पहुंचाता है, ठीक है। ये ब्लड बैंक का काम होता है। सेम इसी तरह से ART बैंक होगा। ART बैंक भी एक ऑर्गेनाइजेशन होगा जो इसलिए सेटअप किया जाएगा, ये सप्लाई करेगा स्पर्म, ठीक है। तो कोई हेल्दी पर्सन वो अपने स्पर्म डोनेट करना चाह रहा है तो ये स्पर्म यहाँ पे ART बैंक में जाएगा, और यहाँ से किसी दूसरे पर्सन को चाहिए तो वो स्पर्म ले सकता है, सीमेन ले सकता है, ठीक है। ओसाइट्स ले सकता है, ओसाइट डोनर कोई भी, जैसे कोई मदर मतलब सरोगेट बनना चाह रही है तो उसको भी वो भी यहाँ पर नाम लिखवा सकती है, और दूसरा पर्सन चाहे तो फिर वो यहाँ से दोनों को मिला देंगे, ठीक है। और किसी का एग लिया गया है तो एग भी दे सकता है कोई, ठीक है। स्पर्म दे सकता है, एग दे सकते हैं, ये सब चीजें हो सकती हैं, ठीक है। क्लिनिक्स और देयर पेशेंट्स, ठीक है। तो ART क्लिनिक्स को और जो भी इनके पेशेंट्स होंगे उनको ये सब चीजें प्रोवाइड करा देगा ये ART बैंक। ART सर्विसेज विल अप्लाई टू, यहाँ पे कुछ लिमिट्स हैं, ठीक है। ऐसे नहीं वो किसी को भी दे दे। तो यहाँ पे जो वुमेन है, जो ओसाइट डोनर है, वो वुमेन की एज कितनी होनी चाहिए, ये इसकी एज होनी चाहिए लीगल एज, मतलब जब वो बच्चा पैदा कर सकती है 18 में शादी की एज है तो अप्रोक्स उसी के आसपास। लीगल एज मैरिज की लीगल एज से ज़्यादा होना चाहिए, तो मतलब 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, और 50 साल से कम होना चाहिए, तब ही वो अपना एग डोनेट कर सकती है, ठीक है। मैन का 55 से नीचे, और लीगल एज होना चाहिए मैरिज की एज से ऊपर, ठीक है। क्लियर हो गया। तो इस एज के बाद वो डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके लिए सेटअप किया गया एक नेशनल बोर्ड, ये जो नेशनल सरोगेसी बोर्ड इसी तरह का बोर्ड है, ये पॉलिसी बनाएगा, ठीक है। और ये एडवाइस करेगा सेंटर को कि कौन कौन सी पॉलिसी बनाई जानी चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सभी एडवाइस करेगा, ठीक है। और क्या करेगा, रिव्यू करेगा, मॉनिटर करेगा रूल्स एंड रेगुलेशंस को, ठीक है। और कोई चेंज करनी चाहिए उनमें नहीं करनी चाहिए, ये रिकमेंड करेगा सेंटर को। इसके अलावा सेट करेगा मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, लेबोरेटरी होनी चाहिए उनमें, ये इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, ठीक है। ये इक्विपमेंट्स वगैरह हो, लेबोरेटरी में इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा हो, ठीक है। कितनी मैन पावर की जरूरत है इस काम के लिए, ये सब चीजें ये देखेगा, ठीक है। बैंक और क्लिनिक्स में ये इसका काम होगा। स्टेट बोर्ड जो होंगे वो कोऑर्डिनेट करेंगे द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गाइडलाइंस, ठीक है। तो बेसिकली इनका काम क्या होगा, जो भी गाइडलाइंस आई हैं उनको इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं ये देखने का। फिर इसके साथ में एक रजिस्ट्री भी होगी, नेशनल रजिस्ट्री, मतलब कि एक रजिस्टर, जैसे पहले रजिस्टर होते थे ना, पूरा का पूरा दुकान का हिसाब लिखा होता था, सेम उसी तरह से आजकल क्या होने लगा, कंप्यूटर में होने लगा, या आपके रजिस्टर में भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक सेंट्रल डेटाबेस बनाया जाएगा, डेटाबेस सभी क्लिनिक्स का, सभी बैंक्स का, ये जो ART बैंक है उनका और सभी क्लिनिक का एक डेटाबेस होगा पूरे कंट्री का। इस डेटाबेस में क्या होगा, सभी चीजें, सभी जितने भी पेशेंट्स होंगे, जितने भी क्लिनिक होंगे, उन सबकी सारी डिटेल्स होगी, ठीक है। इंक्लूडिंग नेचर एंड टाइप्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड, किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं वो सब चीज़ें दिखी जाएंगी, एंड आउटकम ऑफ दी सर्विसेज, वो जो सर्विस प्रोवाइड की गई उनका आउटकम क्या आया, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हुई, या कोई भी जो भी चीज़ है वो सब इसमें लिखी होंगी इस रिकॉर्ड में। रजिस्ट्री विल प्रोवाइड द डेटा टू नेशनल बोर्ड फॉर मेकिंग पॉलिसी एंड गाइडेंस, ठीक है। ये जो रजिस्ट्री है, जो इनका डेटाबेस है, वो बाद में नेशनल बोर्ड को दे दिया जाएगा, जिससे कि वो पॉलिसी बना सके। देखो अभी 1000 लोगों का डेटाबेस होता है मान लो इसमें, ठीक है। 1000 लोगों में से 10 लोगों को किसी एक तरह की प्रॉब्लम आई, फिर 10 लोगों को किसी अलग तरह की प्रॉब्लम आई, तो उनको फिर चेक किया जाएगा, फिर उसके हिसाब से गाइडलाइंस बनाई जाएंगी कि भाई इनमें ये डिस्प्यूट हो गया था, ये प्रॉब्लम हो गई थी, ऐसा मिसयूज करने लग गए लोग। ऐसा भी तो हो सकता है कि लोग ये सोचने लगे कि हम अगर एग ही डोनेट करना है तो डोनेट करते जाओ, क्या दिक्कत है, पैसा कमाते जाओ। ये भी हो सकता है स्पर्म डोनेट करते जाओ, जैसे एक मूवी में दिखाया गया था, तो बिजनेस भी बना सकते हैं लोग। सेम उसी तरह से किसी गरीब इंसान को लोग यूज भी कर सकते हैं सैरोगेट बनने के लिए। तो ये सारी चीजें ना हो इसके लिए ये बोर्ड वगैरह बनाए गए हैं, और गाइडलाइंस वगैरह आगे भी बनाई जाएंगी, ठीक है। तो ये रजिस्ट्री में डेटाबेस होगा सबका, जिससे ये सब चीजें क्लियर हो पाए, पता चल पाए, और फिर उस हिसाब से गाइडलाइंस निकाली जा सके, ठीक है। उसके अलावा एक रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी होगी, इसमें एक चेयरपर्सन होगा। चेयरपर्सन कोई भी ज्वाइंट सेक्रेटरी के ऊपर की रैंक का ऑफिसर होना चाहिए हेल्थ डिपार्टमेंट का, ऑब्वियसली हेल्थ डिपार्टमेंट का ही होगा। वाइस चेयरपर्सन क्या होगा, ये ज्वाइंट डायरेक्टर से ऊपर की रैंक का होगा, वो भी हेल्थ डिपार्टमेंट से ही आएगा, ठीक है। ये ज्वाइंट सेक्रेटरी से ऊपर की रैंक का, और ये ज्वाइंट डायरेक्टर से ऊपर की रैंक का कोई ऑफिसर होंगे, चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन। एक एमिनेंट वुमेन भी होना चाहिए, जो किसी वुमेन के ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हो, क्योंकि यहाँ पे एक सैरोगेट एक वुमेन है, ठीक है।
तो उसके हितों को सुरक्षित रख सकें या वो जो कपल है उनके हितों को भी सुरक्षित रख सकें, इसके लिए एक लॉ डिपार्टमेंट का कोई ऑफिसर होना चाहिए और एक एमिनेंट रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इस जो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है इसमें होना चाहिए। तो इसमें ये सब हो गए। तो ये चेयरपर्सन है वो इसको लीड करेंगे, देखेंगे। वाइस चेयरपर्सन हो गए, इसके अलावा एक वुमेन हो गई जो वुमेन को देखेगी। लॉ से कोई हो गया तो कि यहाँ पे जो रूल्स हैं उनको तो ब्रेक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मेडिकल एडवाइस दे देंगे ये, तो ये सब लोग होंगे। क्लियर है। इसके अलावा जो ये जो आपने पूरा ये बनाया है रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, ये काम क्या करेगी, इसके फंक्शंस क्या होंगे। तो ये जो ART सेंटर्स हैं उनको ग्रांट करेगी, सस्पेंड करेगी, कैंसिल करेगी उनका रजिस्ट्रेशन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल, सस्पेंड या ग्रांट करना ये इसका काम है। मतलब वो ठीक से काम कर रहे हैं तो उनको ठीक है, अगर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो सस्पेंड कर दिया जाए लाइसेंस। ये सब चीज़ें हैं। एनफोर्स द स्टैंडर्ड्स एंड सुपरवाइज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। ठीक है, ये देखना है इम्प्लीमेंटेशन लॉ का हो रहा है या नहीं हो रहा है ठीक से, वो देखना है। इन्वेस्टिगेट करना है कंप्लेंट्स जो भी आती हैं। ठीक है, ब्रीच ऑफ प्रोविजंस को अगर कोई तोड़ता है कुछ होता है तो फिर जो कंप्लेंट्स आती हैं उनको इन्वेस्टिगेट वगैरह करना है। उसके अलावा टू टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ ART एंड इनिशिएट इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन, ये भी इनिशिएट कर सकता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। और मिसयूज हो रहा है तो फिर लीगल एक्शन लेना इनका काम है। इसके अलावा ये रिकमेंड करेगा टू नेशनल एंड स्टेट पोस्ट टू मॉडिफाई द रेगुलेशंस एंड विथ चेंजेस इन टेक्नोलॉजी एंड सोशल कंडीशंस। ठीक है, तो टाइम के हिसाब से या जो ये जो लॉ बना है तो किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ेंगी उस हिसाब से जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको मॉडिफाई करना, ये सब चीज़ें ये इनको रिकमेंड कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा तो ये तो आपको समझ आ गया कि इसका क्या काम रहेगा। ये तो बहुत ईजी चीज़ है, बहुत सिंपल सी स्टोरी जैसी है। अब थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आती है कि क्लिनिक्स के लिए क्या रूल्स होंगे। तो यहाँ पे रूल्स इन द सेंस आपको पेपर में नहीं लिखना, लेकिन थोड़ा सा समझना जरूरी है जिससे आप ये समझ पाए कि ये तीन जो लोग हैं ना, दो कपल और एक वुमेन, तो यहाँ पे किसकी जो हित हैं वो किस तरह से हार्म हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल रिलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो क्लिनिक है वो इंश्योर करें कि जो कपल आया है, जो वुमेन है या कोई भी जो डोनर है जो टीमेट्स डोन कर रहा है, स्पर्म डोनेट कर रहा है, तो वुमेन भी हो सकता है, वुमेन भी हो सकती है। ठीक है, जो अपना एग डोनेट कर रही है या सैरोगेट मदर बन रही है तो वो वुमेन है। ठीक है, तो वो एलिजिबल है ART प्रोसीजर के लिए एंड दैट द डोनर इज मेडिकली टेस्टेड। वो मेडिकली टेस्टेड होना चाहिए, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कोई बीमारी है पता चला तो ये कपल ने उस बीमारी, इनको थोड़ी पता है, ये तो ये क्लिनिक ही बताएगा, तो उसके हिसाब से वो प्रोसीजर आगे बढ़ाए। नहीं तो पता चला यहाँ पे वो प्रॉब्लम बच्चे में भी आ जाए और उस चाइल्ड को फिर इनको रखना पड़े। ठीक है, क्योंकि ये उसके पेरेंट्स है, पूरा सारा इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पे आगे पता चलेगा आपको। इसके बाद प्रोवाइड प्रोफेशनल काउंसलिंग भी दें, बताएं उनको, क्योंकि कोई भी अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको तो पता ही नहीं है, इवन पढ़ा लिखा है तो भी उनको नहीं पता कि क्या क्या चीज़ें होंगी, तो क्या क्या इम्प्लीकेशंस एंड चांसेस ऑफ सक्सेस के कितने चांसेस हैं ये बताएं। इन्फॉर्म करें कपल को इसकी एडवांटेजेस, इसके डिसएडवांटेजेस की कॉस्ट क्या, साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, रिस्क क्या हो सकता है। अगर आप मल्टीपल प्रेगनेंसीज करते हैं तो वैसे भी रिस्क होता है, तो उसमें भी क्या रिस्क हो सकता है। और जो भी ग्रीवियंस कॉल, जो भी लोग हेल्प चाहते हैं उस हेल्प को ये बताएं। ठीक है, ऑब्वियसली डॉक्टर ही बताएगा। ठीक है, इसके अलावा क्या है, मेक द कमिश्निंग कपल और वुमेन अवेयर द राइट्स ऑफ चाइल्ड बॉर्न थ्रू ART के थ्रू जो भी बच्चा पैदा होता है उसकी क्या राइट्स हैं ये भी इन कपल को और इस वुमेन को पता होना चाहिए। मतलब कोई भी वुमेन जो करा रही है उसको भी पता होना चाहिए, या कोई कपल आया तो उसको भी पता होना चाहिए। ठीक है, और जो डेटा है वो कॉन्फिडेंशियल रखें। तो इसमें क्या राइट्स हैं बच्चे के, तो ये जो बायोलॉजिकल चाइल्ड है, जो ART के थ्रू जो चाइल्ड हुआ है वो उस कपल का ही होगा। ठीक है, वो उस कपल का ही बायोलॉजिकल चाइल्ड होगा, मतलब उन्हीं के जीन्स गए हैं ना इसमें, तो उनका बायोलॉजिकल चाइल्ड होगा। ठीक है, और जैसे किसी बच्चे को हम गोद ले लेते हैं, ठीक है, अडॉप्ट कर लेते हैं, तो वो हमारा, वो हमने उसको लिया है किसी से, तो यहाँ पर जो इस प्रोसेस के थ्रू कर रहे हैं वो करने के बाद फिर इन्हीं कपल का ही बच्चा हो जाएगा। ठीक है, वो जो अडॉप्ट किया उस जैसा नहीं होगा, बायोलॉजिकल चाइल्ड होगा, जैसे आपने अपने बच्चे को जन्म दिया सेम उसी तरह से। ठीक है, चाइल्ड विल बी एंटाइटल्ड टू राइट्स एंड प्रिविलेज अवेलेबल टू नेचुरल चाइल्ड। जैसे नेचुरल चाइल्ड को सारे राइट्स मिलते हैं, सेम उसी तरह से जितने भी प्रिविलेजेस हैं और जितने भी राइट्स हैं वो
सेम उसी नेचुरल चाइल्ड के जैसे ही इस चाइल्ड को भी मिलेंगे, ठीक है। और डोनर का कोई हक नहीं होगा उस बच्चे के बर्थ के बाद, ठीक है। तो एक मूवी देखी थी मैंने, रानी मुखर्जी और सलमान खान और प्रीति जिंटा वाले, उसमें प्रीति जिंटा उनके बच्चे को जन्म देती है और उसके बाद बोलती है कि मैं अब अपना बच्चा आपको नहीं दूंगी। तो यहाँ पे जो डोनर है ना, वो ऐसा नहीं बोल सकती, उसका कोई राइट नहीं होगा इस बच्चे पे, ठीक है। क्लियर है? ओके। उसके अलावा और क्या है इस बिल में, और ये लिखा हुआ है कि जो क्लिनिक है वो शैल नॉट परफॉर्म एनी ट्रीटमेंट और प्रोसीजर विदाउट द रिटन कंसेंट ऑफ, ऑब्वियसली ये तो होता ही है, कोई भी काम कर रहे हैं अगर किसी भी तरह का ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो एक रिटन कंसेंट ले लेते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पे भी लेना है रिटन। इसके अलावा इट मैंडेट एन इंश्योरेंस कवरेज होना चाहिए, ठीक है। जो भी उस साइड डोनर है जो अपना एग डोनेट कर रहे हैं उनका, और जो कपल है उनका भी, ठीक है, उनका क्या होना चाहिए कि वो उस वुमेन को इंश्योरेंस प्रोवाइड करें अगर कोई भी दिक्कत होती है, ठीक है। तो वो जो डोनर है उसके फेवर में एक इंश्योरेंस कवरेज होना चाहिए, ठीक है। इंश्योरेंस विल प्रोवाइड अ गारंटी ऑफ कंपनसेशन, ठीक है। तो जैसे इस मूवी में हुआ था, मिमी में वो छोड़ के चले गए थे, तो यहाँ पे इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो इंश्योरेंस गारंटी प्रोवाइड करता है कंपनसेशन की, कंपनसेशन दिया जाएगा उसको जो भी लॉसेज हुए हैं, डैमेज हुआ है, कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं, डेथ अगर हो जाती है उस टाइम पे, कुछ भी चीज़ होती है तो इस प्रोसेस के टाइम पर कुछ भी इस तरह की चीज़ होती है इस प्रोसेस की वजह से, तो यहाँ पे ये जो कमिश्निंग कपल है वो इसको ये कंपनसेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ओके, क्या रेगुलेशंस होंगी जो गैमेट्स और एम्ब्रियोज दे रहे हैं उसके लिए क्या क्या रेगुलेशंस होनी है। तो यहाँ पे कुछ रेगुलेशंस दी गई हैं, जैसे कि वुमेन कैन नॉट बी ट्रीटेड विद गैमेट्स और एम्ब्रियोज ड्राइव्ड, मतलब कि जो स्पर्म और जो एग है वो मोर देन वन मैन और वन वुमेन से ज़्यादा नहीं किया जा सकता उस ट्रीटमेंट के दौरान, ठीक है। यहाँ पे क्लिनिक जो है वो मिक्स नहीं कर सकते सीमेन को फ्रॉम टू इंडिविजुअल्स, मतलब कि दो लोगों का सीमेन लिया और उसको मिक्स कर दिया, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते। इस तरह से भी हो सकता है कि भाई दो बच्चे चाहिए, ये भी कर सकते हैं लोग कि भाई एक बार में टेंशन खत्म हो जाए तो दो बच्चे ले लो, तो ऐसा नहीं कर सकते। तो इसके लिए सीमेन जो है उसको मिक्स नहीं कर सकते, दो अलग अलग लोगों का सीमेन मिक्स नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसी तरह से ही जो एग है उसको भी स्प्लिट नहीं किया जा सकता एंड यूज टू बी ट्विनिंग, अगर ऐसा चाह रहे हैं कि भाई हम उसको इंक्रीज कर दिया जाए तो इसके लिए उसको स्प्लिट कर दें, एग को स्प्लिट कर दें, तो वो भी नहीं कर सकते, ठीक है। और रेगुलेशंस क्या है, रेगुलेशंस ऑन हार्वेस्ट ऑफ oocytes and embryos and the number of oocytes and embryos that may be placed in the यूटेरस ऑफ अ वुमन ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट साइकिल। तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसके अंदर आपने डाल दिया उसके बाद फिर उसको आप और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। जैसे एक चाइल्ड, एक वुमेन कोई है जो मतलब एक एग दे रही है, कोई मैन है जो स्पर्म दे रहा है, तो ऐसा नहीं कर सकते कि उस स्पर्म को आपने स्प्लिट कर दिया या उस दो लोगों का स्पर्म लेके एक पर्सन के अंदर डाल दिया, ये नहीं कर सकते। सेम इसी तरह से जो एग था उसको स्प्लिट नहीं किया जा सकता। सेम इसी तरह से एग और स्पर्म को फर्टिलाइज करने के बाद किसी वुमेन के अंदर डाल दिया है, डालने के बाद फिर उसको हार्वेस्ट नहीं किया जा सकता कि भाई अब दो बच्चे चाहिए या कुछ भी, इस तरह की कोई प्रोसेस नहीं की जा सकती, ठीक है। तो ये सारे रेगुलेशंस है, ओके, ठीक है। उसके अलावा क्या, क्योंकि ये प्रोसेस जो है ना वो पैसे कमाने के लिए नहीं है, ये प्रोसेस किस लिए कि भाई जिनके पास बच्चा नहीं है उनको बच्चा मिल सके, ठीक है। ये प्रोसेस इसलिए की जा रही है, ना कि इसलिए कि भाई लोग पैसे कमाने लग जाए इससे, ओके। और उससे फिर हेल्थ भी प्रॉब्लम हो सकती है, या जो लोग गरीब हैं उनकी राइट्स भी खत्म हो सकते हैं, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो ART बैंक जो है वो आपको स्पर्म और ओसाइट्स देंगे, तो ये जो वो सप्लाई नहीं कर सकते ऑफ सिंगल डोनर मोर देन वन कमिश्निंग कपल, ठीक है। तो जैसे कि एक कपल को इन्हें एक किसी पर्सन का स्पर्म और ओसाइट्स दिया है, ठीक है, सिंगल डोनर का, उससे ज़्यादा नहीं दे सकता, मतलब एक इंसान एक ही बार दे सकता है, ऐसा नहीं कि वो कितनी बार दे दे। अब ये जो एग जो देने वाला पर्सन है, जो वुमेन है, वो अब एक तो मैरिड होना चाहिए पहली चीज़ तो, ठीक है। मैरिड होने के बाद उसका एक बच्चा होना चाहिए और उस बच्चे की एज मिनिमम 3 इयर्स होना चाहिए। ऐसा क्यों? एक तो देखो अनमैरिड होगी तो फिर बाद में कोई प्रॉब्लम हो, मान पता चले उसकी शादी के बाद फिर उसको बेबी नहीं हो रहा तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। एक बच्चा एटलीस्ट उसके पास होना चाहिए, क्योंकि इस प्रोसेस के बाद कहीं मान लो बाद में उसको प्रॉब्लम हो फिर उसका बच्चा नहीं हो सकता, वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक बच्चा हो, और बच्चा मिनिमम 3 इयर्स का क्यों होना चाहिए, क्योंकि कई बार चाइल्ड डेथ वगैरह हो जाती है, फिर वो लोग प्लान करते हैं कि यार अब कोई बच्चा होना चाहिए हमें, और पता चला ये प्रोसेस जो हुई उसके बाद फिर उसको बच्चा नहीं हो रहा,
तो फिर वो दिक्कत ना हो, तो इसीलिए ये है। ठीक है, तो मैरिड हो, उसका एक बच्चा हो और वो बच्चा 3 ईयर से ज़्यादा का हो। ओके, दूसरी चीज़ क्या है, शी कैन डोनेट ओसाइट्स ओनली वंस इन हर लाइफ टाइम, पूरी लाइफ में उसको एक ही बार करना है, ऐसा नहीं कि भाई बच्चे पैदा करते रहो, तो ये काम नहीं करना, सिर्फ एक बार ही दे सकती है। और एक बार में कितने भी निकालो, कितने भी एग एक बार में निकाले जा सकते हैं, तो 7 से ज़्यादा एग नहीं निकाले जा सकते। और ये जो एग है वो कब तक रखे जा सकते हैं, 10 साल तक रखे जा सकते हैं। ठीक है, ये एग और जो स्पर्म वगैरह है वो 10 साल तक रखे जा सकते हैं। अब क्या मतलब है इन सब बातों का, मतलब ये है कि किसी एक वुमेन से एग लिए, मैन से स्पर्म लिया, ठीक है, वो किसी और को देना है, तो उनको पहले सिक्योर करके रख लिया गया है, ये जो बैंक है उनको रख लेगा। अब रखने के बाद क्या है कि एक वुमेन से एक साथ में इन्होंने 7 निकाल लिए, हो सकता है कोई देने के लिए रेडी हो, कोई नहीं भी हो, बोला कि भाई मैं तो 2 ही दूंगा क्योंकि हेल्थ इश्यूज भी रहते हैं। ठीक है, तो उस वुमेन ने मना कर दिया मैं 2 ही लूंगा, तो 2 ही आप टेस्ट कर सकते हो, ऑब्वियस है एक कपल के लिए। लेकिन मान लीजिए उसने ज्यादा दे दिए, तो आप ज्यादा में भी ऐसा नहीं कि पूरे पूरे निकाल लो, आप 7 ही निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 7 आपने एग निकाल लिए, फिर वो भी एक ही कपल को देंगे, ज़्यादा को नहीं दे सकते। उसी कपल के लिए एक बार ट्राई कर लिया, नहीं हुआ, दूसरे एग से ट्राई कर लिया, तब नहीं हुआ, तो इस तरह से आप 7 प्रोसेस कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं कि पहले में से हो गया तो दूसरा वाला जो एग है वो दूसरे को दे दिया, फिर तीसरे को दे दिया, ये काम नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस लेक्चर में सारा डिटेल में डिस्कस कर लिया, क्या क्या रेगुलेशंस हैं वो सब चीज़ें, और किस तरह से ये जो बिल है उसमें क्या क्या प्रोसीजर्स लिखा हुआ है और क्यों लिखे गए हैं, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं इसमें क्या और होना चाहिए, या क्या क्या चीज़ें और जोड़ी जा सकती हैं जो नहीं की गई, वो सजेशंस आप ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।